हाय दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 5 कर रहे हैं। ठीक है, मेनली महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग एनटीएससी एनएससी जेएस जैसे एग्जाम्स देते हो, तो आप लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जरूर ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और सबसे पहले यार सेशन को लाइक ठोको, फटाफट लाइक ठोको यारो, ठीक है। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर हफ्ते में कम से कम 2 स्टडी मटेरियल देता रहता हूँ, ठीक है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, इस ग्रुप को, ठीक है। और मेरे साथ कोई भी डाउट्स हो तो यहाँ पे आप चैट कर सकते हो मेरे साथ। ओके, सो आज शुरू करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 5, जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस 2, ठीक है। साइंस 2 मतलब ही बायोलॉजी। तो देखिए, आज से हम क्या करने वाले हैं, आज से हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट जो है, जो कि एवोल्यूशन, उसके एविडेंसेस के बारे में पता करने वाले हैं। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, ठीक है। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, तो इसके बारे में हम पता करने वाले। देखिए, कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबव मेंशन्ड थ्योरीज इंप्लाइज दैट एवोल्यूशन इज एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस। तो अब देखिए, आपने पिछले सेशन में एवोल्यूशन के बारे में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी हुई है, ठीक है। और वो पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि जो एवोल्यूशन है वो हमेशा चलता रहता है। लगा क्या? आपको पता ही चल गया होगा, राइट। क्योंकि डेफिनेशन ही ये कहती है कि इट इज ए स्लो एंड ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस। However, it needs proof to prove it। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे साइंटिस्ट ने ऐसे ही मान लिया कि हाँ भाई एवोल्यूशन होता है। उसके लिए कुछ प्रूफ भी दिए जाते हैं, उसके लिए कुछ प्रूफ भी दिए गए थे हमारे साइंटिस्ट के पास से। तो देखिए, हम कुछ प्रूफ्स देखने वाले हैं आज के और कल के सेशंस में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम डार्विनिज्म एंड लैमार्किज्म पे जाएंगे। ओके, सो फॉलोइंग आर वेरियस प्रूफ्स अवेलेबल इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरीज मेंशन्ड अबाउट। तो हमने जो जो थ्योरीज पढ़ी उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है वो सब अभी आपको पता करना है। देखिए क्या है, पहला तो प्रूफ होता है जिसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब दिखने में कैसा है, आंखों से कैसा दिखता है, उसे हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं, ठीक है। अब इन 6 के 6 पिक्चर्स को गौर से देखिएगा, एकदम डिटेल में देखिएगा। इसके अंदर आपको तीनों एनिमल्स और तीनों प्लांट्स में कुछ सिमिलैरिटीज नजर आएगी, कुछ समानताएं दिखेंगी, कुछ एक जैसा दिखेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे और आपको क्या क्या एक जैसा दिखता है देखेंगे, ठीक है। आप अभी के अभी वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि उनकी फेशियल फीचर जो है, फेस में क्या दिख रहा है, या फिर जो प्लांट्स है उनकी लीव्स वगैरह में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और देखिए ध्यान से, ठीक है। आई होप आपने देखा होगा। तो देखिए, इसके अंदर आप आंसर कैसे लिख सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है जनरली, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, the position of eyes, the structure of nostrils and ear pinna and thickly distributed hairs on the body are seen in animals। ठीक है। तो देखिए, एनिमल्स में हमें क्या क्या दिखा? देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ देखिए एक जैसा है, ये ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ एक जैसा दिख रहा होगा, राइट। फिर उसके बाद द पोजीशन ऑफ आईज, देखिए आईज भी जो है वो सामने की तरफ दिख रही होंगी आपको, ठीक है। सामने की तरफ ऐसे आपको दिख रही होगी आईज, ठीक है। कुछ जानवरों की है ना ऐसे साइड पे होती है, ठीक है। अपने कान रहते हैं ना, ऐसे यहाँ पे आईज रहते हैं, जैसे कि टाइगर, ठीक है। तो इनकी आपको आंखें में दिख रहा होगा कुछ कुछ। फिर स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स अगर आप देखते हैं तो देखिए ऐसे इसके नॉस्ट्रिल्स दिखते हैं, इसके भी ऐसे ही दिखते हैं, इसके भी ऐसे दिखते हैं। देखिए, कुछ कुछ सेम फीचर्स दिख रहे हैं ना हमें, कुछ कुछ एक जैसे दिख रहे हैं ना तीनों में। अगर आप ईयर पिन्ना की बात करें, अगर आप ईयर पिन्ना मतलब इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे ये भी ऐसे ही खड़ा है, ठीक है। और कुछ डॉग्स में ऐसे खड़ा रहता है, कुछ में ऐसे नीचे रहता है, ठीक है। लेकिन दिखने में शेप तो एक जैसा है ना, ट्रायंगल टाइप का शेप है। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि सब में एक कुछ कुछ समानताएं दिख रही है, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है। थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन द बॉडी, उनके बॉडी पे देखो बाल बाल बाल, लेकिन ये सब दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद अगर आप प्लांट्स की बात करो, सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन,
लीफ, पेटियोल एक्सेट्रा। देखिए लीफ शेप का मतलब होता है, आपको शेप पे कुछ सिमिलरिटीज दिख रही होंगी, ठीक है, इसका शेप ऐसा है, इसका भी शेप ऐसा है, इसमें थोड़ा सा अलग है लेकिन ऑलमोस्ट वैसा ही है। अगर आप लीफ वेनेशन की बात करते हैं तो तीनों के अंदर हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। रेटिकुलेट मतलब आपने सीखा होगा कि जो बनाना लीव्स में, उस लीफ में क्या होता है, जो वेन्स होती है वो ऐसे 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 चलती है, तो उसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। जबकि मैंगो जैसे पेड़ों में जो लीव्स पे वेन्स है वो ऐसे ऐसे कुछ भी कैसे भी चलती है, तो उन्हें हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो इन तीनों में हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर आप लीफ पेटियोल की बात करें, पेटियोल मतलब क्या होता है कि लीफ जो रहती है ना, हमारी जो लीफ रहती है उसका जो ये वाला पार्ट रहता है ना, मतलब जो डंडी रहती है ना उसकी, ऐसे मतलब हमारी लीफ है उसके नीचे एक डंडी रहती है छोटी सी, तो उसे हम लीफ पेटियोल कहते हैं। तो आप उसमें भी सिमिलैरिटीज देखेंगे इन तीनों में, ठीक है। और ये जो सिमिलैरिटीज है ना, इससे हमें क्या पता चलता है, this indicates that there are some similarities in those groups and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestors। तो देखिए इससे क्या प्रूव होता है, देखिए अपने इवोल्यूशन में क्या पढ़ा था कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके बहुत सारे मल्टीप्लाई हो गए, मतलब उसने रिप्रोड्यूस किया, उसने अपने बच्चे दिया और कई सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए, और हर एक ऑर्गेनिज्म में अपने अंदर कुछ ना कुछ अलग चेंज किया और एक दूसरे टाइप का ऑर्गेनिज्म बना। ये वाला था उसने दूसरा बनाया, ये वाला था उसने दूसरा बनाया, तो अलग 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 स्पीशीज फॉर्म होती है। तो इससे प्रूव होता है, ये जो चीज देख रहे हैं ना आप, इससे प्रूव होता है कि इनका सेम एक ओरिजिन है, सेम एक एंसेस्टर है, जिनसे ये सब अलग अलग स्पीशीज फॉर्म हुई है। आपको बात समझ में आई? बड़ा ही आसान है यार समझने में, इतनी कुछ दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इसमें। डाउट आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ना भाई, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल देना। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमी मतलब किसी भी चीज को अंदर से गहराई से समझना, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे इंसानों में हम ब्रेन कह सकते हैं, या फिर आपके जो बोन्स होते हैं उन्हें कह सकते हैं, या फिर बॉडी के अंदर जो जो चीजें होती है उन्हें हम इंसानों की, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी कह सकते हैं, ठीक है। Now, if you carefully observe the pictures, there doesn't seem any superficial similarity between the human hand, the foreleg of ox। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये है ह्यूमन हैंड, ये है फोरलेग ऑफ ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल का एक प्रकार होता है, फिर द फ्लिपर ऑफ अ व्हेल एंड द पेटेजियम ऑफ अ बैट। बैट का पेटेजियम मतलब बैट का जो क्या कहते हैं उसे, विंग रहता है ना, उस विंग को हम पेटेजियम कहते हैं। तो देखिए क्या है, इन चारों में आपको कुछ खास सिमिलैरिटी तो दिख नहीं रही होगी, सब कुछ अलग अलग दिख रहा होगा। सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स। मतलब इंसानों में ये जो बोन्स है, इंसानों में ये जो बोन्स है, तो ये तो हैंड है, इसका तो कुछ और काम होता है। या फिर अगर आप ऑक्स में देखें तो वो तो लेग है, तो लेग्स का काम और हैंड्स का काम कुछ अलग होता है, राइट। अगर आप व्हेल में देखें तो वो तो तैरने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है, अगर आप बैट में देखें तो वो तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए हर एक एनिमल में इनका स्ट्रक्चर भी अलग है और इनका यूज भी अलग है। However, there is similarity in the structure of bones and bony joints and organs of each of those animals। ठीक है, भले वो स्ट्रक्चर एक जैसा ना दिख रहा हो, भले ही वो स्ट्रक्चर एक जैसा ना दिख रहा हो, लेकिन उसके अंदर जो जॉइंट्स प्रेजेंट है, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दो जॉइंट्स प्रेजेंट है, करेक्ट। इसमें भी एक दो जॉइंट्स, एक दो, यहाँ पे भी देखिए एक और दो, तो देखिए सब में दो जॉइंट्स प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कि बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ पे बोन्स जुड़ी हुई रहती है, उनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर निकला, ठीक है। तो ये होता है, इससे हमें पता चलता है, ये इसकी सिमिलैरिटी है। आपको बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल्स मे हैव कॉमन एंसेस्टर्स। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक वर्ड छूट चुका है, सो कॉमन एंसेस्टर्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बड़ी आसान सी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कुछ चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, मैंने थोड़ा सा सीबीएसई के पोर्शन से लिया है, जो कि स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, और सीबीएसई वालों भी ध्यान से देख लो।
देखिए, कंपैरेटिव एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द एनाटॉमी, दैट इज बॉडी स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो देखिए, कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होता है कि हम कुछ देखिए, पहले एनाटॉमी का मतलब होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर, जो ऑर्गन्स होते हैं, ये सबको एक ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी कहते हैं। अब कंपैरेटिव एनाटॉमी मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जो एनाटॉमी है उसे कंपेयर करना, उसमें सिमिलैरिटीज निकालना, उसमें डिफरेंसेस निकालना, उसे हम कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं? देखिए, हम होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स मतलब होते हैं दीज ऑर्गन्स perform different functions but have similar anatomical structures and indicate common ancestry। ठीक है, अब होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है, भले इनके फंक्शंस अलग हैं, लेकिन क्या होता है, इनका जो ये क्या कहते हैं, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम एक जैसा होता है। ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब उनका कुछ ना कुछ तो उस स्ट्रक्चर के अंदर सेम होगा। जैसे हमने जो अभी जो पिक्चर्स देखी थी, जो 4 पिक्चर्स, उसके अंदर जो बोनी जॉइंट्स थे उनका स्ट्रक्चर एक जैसा था। ओके, ऐसा हो सकता है। अब देखिए, एनालोगस ऑर्गन्स का क्या मतलब होता है? दीज ऑर्गन्स हैव सिमिलर फंक्शन बट अपीयर स्ट्रक्चरली डिसिमिलर। ठीक है, अब ये ऑर्गन्स में क्या होता है कि इनका फंक्शन तो एक जैसा होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे कि आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स। मैमल्स की आंखें कैसी होती है? मैमल्स मतलब इंसान या और भी जानवर अगर आप देखो, ठीक है, तो उनकी आंखों में और ऑक्टोपस की आंख में कुछ फर्क होता है। ऑक्टोपस की आंख काफी बड़ी होती है यार, हमारी आंखें तो बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली डिसिमिलर है। एक सेकेंड, अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, हमने एनालोगस ऑर्गन्स भी देख लिया। अब नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब देखिए, इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स व्हाइल दे आर फंक्शनल इन अदर्स, इंडिकेटिंग कॉमन एंसेस्ट्री। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये होते तो दोनों ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में वो काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म में वो काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर तो है, इसका मतलब एंसेस्टर कॉमन होगा, इनका जो ओरिजिन है ये कहां से आए हैं वो कॉमन होगा। जैसे इंसानों में अपेंडिक्स होता है। ठीक है, अब उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले, इसलिए टेंशन मत लेना। देखिए, अब थोड़े से क्वेश्चंस दिए हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, उसे देख लेते हैं। विच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की बात करें तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स कौन से होते हैं? तो ऑर्गन्स तो बहुत सारे होते हैं भाई। आप आंसर में लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट, different types of organs present in the body of animals are heart, kidneys, liver, pancreas, mouth, stomach, etc. और सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट इन प्लांट्स आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एटसेट्रा। कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो लगाना नहीं है, बड़ा आसान सा आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देके रखा है, इज ईच ऑफ द ऑर्गन्स यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म। क्या हर एक ऑर्गन जो है वो ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल होता है? देखिए क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फुल्ली फंक्शनल एंड यूजफुल। देखिए, ज्यादातर ऑर्गन्स जो है वो तो अपन इस्तेमाल करते ही है। ओके, हाउएवर सर्टेन ऑर्गन्स प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स do not perform any function and are known as vestigial organs। तो कुछ ऐसे सर्टेन ऑर्गन्स होते हैं, कुछ मतलब थोड़े, ठीक है, जो कुछ काम नहीं करते, कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, और इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल भी आप लिख देना इस आंसर में, जो कि है अपेंडिक्स। ओके, वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल आप जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक नीचे यूज ऑफ आईसीटी बोल के दिया है। ठीक है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल डेटिंग एंड प्रेजेंट इट इन द क्लासरूम। तो देखिए क्या है जियोलॉजिकल डेटिंग। ठीक है, मैं थोड़ा सा बाजू में हट जाता हूँ जिससे कि आपको दिखे। ठीक है, देखिए क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं मेनली। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो देखिए, इट इज हाउ साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द रिलेटिव एज ऑफ रॉक्स एंड फॉसिल्स। देखिए, उन्होंने रिलेटिव एज कहा है। रिलेटिव एज का मतलब उनको ये नहीं पता कितने साल पुराना है, लेकिन वो एज ए रिलेटिव पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नीचे की फिगर देखते हैं तो इस पहाड़ी में एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। ठीक है, और ये अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टाइप के रॉक्स होंगे। ठीक है, और उन अलग अलग रॉक्स की कितनी एज है, कितने पुराने वो रॉक्स है, उनका वो एक्चुअल में पता नहीं करते। वो ऐसा नहीं बोलते कि इतने साल पुराना है,
वो क्या करते हैं कि अगर ये रॉक इतना पुराना है तो ये रॉक इससे 15 साल और पुराना है, 15 साल ज्यादा नया है, ऐसा कुछ कर देते हैं। मतलब वो सालों में नहीं बताएंगे कि कितने साल पुराना है एग्जैक्टली, लेकिन वो बताएंगे कि अगर ये रॉक इतने साल पुराना है तो ये रॉक इतने साल पुराना होगा। ठीक है, दैट इज रिलेटिव एज, वो कंपेयर कर रहे हैं। ओके, दे डू दिस बाय लुकिंग एट द स्ट्रैटा ऑफ द रॉक। स्ट्रैटा मतलब लेयर्स, जो रॉक के लेयर्स होते हैं उनको देखकर ये पता करते हैं। ओके, अब देखिए जियोलॉजिकल डेटिंग, अगर आपको आंसर में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं। देखिए, जियोलॉजिकल डेटिंग इज द केमिकल एनालिसिस ऑफ अ जियोलॉजिकल स्पेसिमेन इन ऑर्डर टू एस्टिमेट इट्स एज। तो यहाँ पे केमिकल से अलग अलग टाइप के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उसकी एज को एस्टिमेट किया जाता है, मतलब उसका रफली अंदाजा लगाया जाता है। In this method, the amount of radioactive decay, half-life of radioactive isotope is measured in order to determine the age of materials like fossils, etc., in which traces of these radioactive impurities were selectively incorporated when they were from blah 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 blah. मतलब आपको ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड, बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं ब्रेनी लैंग्वेज लग रही होगी। अब देखिए आपको लिखना ऐसे ही है, लेकिन इसका मतलब हम कार्बन डेटिंग समझते हुए देखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आई बात। अभी आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, आगे चल के हम नेक्स्ट सेशन में इसका पूरा मतलब देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट भी जरूर देखना, कल आएगा। ठीक है, नाउ वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में हम बात करते हैं। ये है हमारा थर्ड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called as vestigial organs। ये रही आपकी डेफिनेशन, एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। देखिए क्या है degenerated, मतलब जो काम नहीं करते, और underdeveloped मतलब ज्यादा डेवलप ही नहीं हो पाए। यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो यूजलेस है, अभी कुछ काम के नहीं है, दीज आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, तो 3 मेन चीजें, डीजेनरेटेड मतलब खराब हो चुके, काम नहीं करते, अंडर डेवलप्ड मतलब डेवलप नहीं हो पाए, वो बढ़ ही नहीं पाए, यूजलेस मतलब कोई काम के नहीं। ठीक है, ओके, इसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपके जो है सेकेंड जनरेशन में एकदम से कोई नया ऑर्गन प्रोड्यूस हो गया। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसे बहुत 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 साल लगते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो अर्थ है उस पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसलिए मेरी नेक्स्ट जनरेशन होगी, उस नेक्स्ट जनरेशन की स्किन बहुत मोटी हो जाएगी एकदम से, ऐसा नहीं होता, बहुत साल लगते हैं इसको। Instead, existing organs undergo gradual changes, उसमें कंटिन्यूसली लेकिन बहुत ही धीरे धीरे चेंज होते हैं। ठीक है, अभी जो आपके पास ऑर्गन्स है उनमें ही चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नया ऑर्गन उग जाएगा। ठीक है, मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर अ सर्टेन सिचुएशन। मतलब ज्यादातर क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर किसी एक सिचुएशन में ही काम आता है। ठीक है, ऐसा ही होता है बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स के साथ। However, same structure under the different situation may become useless or even harmful. ओके, तो क्या हो सकता है कि वो ही स्ट्रक्चर अगर कोई दूसरी सिचुएशन है तो वो स्ट्रक्चर आपके लिए काम का ही नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब क्या है ना कि आपका जो पेन है ना, वो पेन तभी आपके लिए लिखने का काम करता है जब आप अर्थ पे हो। जब आप स्पेस में जाओगे तब आप पेन से नहीं लिख सकते, क्योंकि स्पेस में जाके ना वो पेन की इंक इधर उधर उड़ने लगती है और फिर आप पेन से लिख नहीं पाते। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि जो सेम स्ट्रक्चर है, ऐसा एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है सिर्फ समझाने के लिए कि जो वो सेम चीज है लेकिन हमने अर्थ पे लिया तो वो काम कर रहा है, हम स्पेस पे गए तो वो काम नहीं कर रहा है। मतलब हमने सिचुएशन बदली और उसने काम करना बंद कर दिया, और इवन हार्मफुल भी हो सकता है। भाई किसे पता है वो पेन की इंक आपके मुंह में आपके कहीं पे चली जाए तो वो हार्मफुल भी बन सकती है अगर आप स्पेस पे जाते हो। तो आपको बात समझ में आ रही है कि एक दूसरी सिचुएशन पे क्या हुआ, जो एक ही स्ट्रक्चर था वो हार्मफुल तक हो सकता है। ओके, बात समझ में आ रही है, बड़ी आसान सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection। तो देखिए क्या है,
नेचुरल सिलेक्शन कर रहे हैं। आपको इसका आधा ही मतलब समझ में आता होगा। सिर्फ इतना समझ लो कि भैया अगर नेचर बदलता है तो उसके साथ हमें भी बदलना पड़ता है, इसे हम नेचुरल सिलेक्शन कह सकते हैं। यहाँ से आप इतना ही समझ लो। तो देखिए क्या है, अगर वो स्ट्रक्चर, अगर वो सिचुएशन ही बदल गई, आपके आसपास का जो नेचर है उसकी सिचुएशन ही बदल गई, तो वो ऑर्गन जो है वो डीजेनरेट होने लगता है, वो काम करना बंद होने लगता है। ओके, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। अब ऐसा नहीं है कि झट से खत्म हो गया, उसको हजारों साल लगते हैं उसको खत्म होने के लिए। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग फेजेस मतलब अलग अलग स्टेज दिखते हैं ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब धीरे 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 वो गायब होता जाता है। ओके, सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, it may be functional in other organisms, that is it is not vestigial in other organisms। देखिए क्या है कि वो जो ऑर्गन है वो फॉर एग्जाम्पल इंसानों में तो काम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ और ऐसे प्राणी है जिनमें वो काम कर रहा है, तो हमारे अंदर वो वेस्टिजियल है लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स में वो वेस्टिजियल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। ठीक है, एग्जाम्पल्स, अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इज एन एनाटॉमिकल फीचर और बिहेवियर दैट नो लॉन्गर सीम्स टू हैव अ पर्पस। कुछ उसका अभी यूज ही नहीं है। ओके, जैसे कि अगर अपेंडिक्स की बात करें, ये है हमारा अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स क्या करता था, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अपेंडिक्स विच इज यूजफुल टू ह्यूमंस इज यूजलेस इन ह्यूमन, इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब क्या होता है भाई? रूमिनेंट्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर गाय भैंस ले लो तो वो क्या करते हैं, वो घास खाते हैं। ठीक है, वो घास खाते हैं और उसे बार बार चबाते रहते हैं, उसे हम रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो रूमिनेंट मतलब गाय भैंस जैसे ऐसे और एनिमल्स जो कि घास फूस खाते हैं और उसे चबाते रहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो घास होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। क्या होता है बोलो? सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज मतलब आपने सुना होगा कि जो प्लांट सेल होता है उसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सेल्यूलोज नाम का एक प्रोटीन होता है। ठीक है, या फिर एक मटेरियल होता है, और वो जो सेल्यूलोज होता है उसे डाइजेस्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती, और भैया लार्ज इंटेस्टाइन में तो सिर्फ और सिर्फ पानी एब्जॉर्ब होता है, तो इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में गया तो ये तो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसके डाइजेशन के लिए कौन हेल्प करता है? अपेंडिक्स हेल्प करता है। लेकिन मुझे बताओ आज के जमाने में कौन सा इंसान घास फूस खाता है? क्या कोई घास फूस खाता है आज के जमाने में? नहीं खाता। तो इसलिए इंसानों में जो है अपेंडिक्स जो है वो सालों से काम ही नहीं करता, और अब वो धीरे धीरे डीजेनरेट होना शुरू हो गया है। मतलब वो काम करता तो बंद हो ही गया है, साथ ही साथ वो धीरे धीरे अब गायब हो जाएगा इंसानों में। समझ में आ रही है बात? तो जो हमारा अपेंडिक्स है वो अब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अगर हम गूस बम्प्स की बात करें, गूस बम्प्स मतलब जब आपको ठंडी लगती है ना एकदम, ठीक है, जब कड़ाके की ठंडी रहती है, तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आपकी जो स्किन के ऊपर जो बाल रहते हैं ना, वो बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं गूस बम्प्स, और वो भी अब धीरे धीरे करके वो गूस बम्प्स आने भी अब बंद हो ही जाएंगे। क्योंकि क्या है, पहले तो इंसान जो है वो बिना कपड़े के ऐसे ही घूमते थे। ठीक है, उनको क्या फर्क पड़ता था। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा ठंडी है अपने एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और उनको जो है बताना पड़ता है, मतलब इंसानों को पहले समझ में आए ना आए क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो गूज़बम्प्स किसके लिए होते थे कि इंसानों को ये इशारा करने के लिए कि यार अब बहुत ही ज्यादा ठंडी है यार, अब तो तुम कहीं पे तो जाके छुप जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। ठीक है, तुम ठंडी से मर जाओगे। ठीक है, इसलिए हमें गूज़बम्प्स आते थे। लेकिन अब तो जरूरत नहीं, अब इंसानों के पास कपड़े हैं, मकान है, ठीक है, और आग जलानी सीख ली है, हीटर है, इतनी सारी चीजें, तो इसकी कुछ जरूरत ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, विजडम टीथ। ठीक है, विजडम टीथ मतलब हमारा जो सबसे लास्ट वाला टीथ होता है ना यहाँ पे, उसे हम कहते हैं विजडम टीथ। ठीक है, क्या है देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन विजडम टीथ जो है पहले हम उसे चबाने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम उसे इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए वो गायब हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों में विजडम टीथ आते ही नहीं है, मतलब वो अंदर के अंदर रहते हैं। जैसे कोइंसिडेंस तो देखिए, मेरी बड़ी मम्मी एक डॉक्टर है, और डॉक्टर इन द सेंस डेंटिस्ट है, और उनको ही वो विजडम टीथ नहीं है तो अजीब सा कोइंसिडेंस है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो विजडम टीथ है वो काफी लोगों में गायब होने लगा है ऑलरेडी। जैसे
फॉर वन एग्जाम्पल मेरी बड़ी मम्मी के बारे में मैंने आपको बताया। और भी अगर आपके कोई रिलेटिव्स हो तो आप जरूर पता कर सकते हैं कि विजडम टीथ जो है वो गायब होने लगा है। उसके बाद नेक्स्ट इज ईयर मसल्स। देखिए ईयर मसल जो है बहुत ही कम इंसान है जो अपने ईयर मसल्स को हिला सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर में तो वो हिलती ही नहीं है, वो एज इट इज ऐसी ही रहती है जिंदगी भर, ठीक है। अब कुछ है जो हिला सकते हैं, उनके अंदर इवोल्यूशन का प्रोसेस स्लो चल रहा है, जबकि जो नहीं हिला सकते हैं, जैसे मेरे तो नहीं हिलता बाबा, हमें इवोल्यूशन फास्ट चल रहा है और जल्दी ही करके ये ईयर के जो मसल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, शायद गायब हो जाए या पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। तो ईयर मसल जो है, लेकिन कुछ और ऐसे एनिमल्स है जिनमें ईयर मसल्स काम आती है, जैसे कि अगर मंकीज की बात करें, बंदरों की बात करें, तो उनके अंदर ये काम आती है क्योंकि ये हिलाते हैं अपने कान ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में से सुनने के लिए, ओके, जबकि इंसानों में ये काम नहीं आती, ओके। तो इसलिए ईयर मसल्स भी एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और भी अगर बात करें, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना मतलब जो बाहर का ईयर रहता है, आउटर ईयर, उसे हम ईयर पिन्ना कहते हैं, ठीक है। तो उसकी मूवमेंट के लिए वो मंकीज में यूजफुल होता है। नाउ वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, टेल बोन को हम कॉकिक्स भी कहते हैं, ठीक है। टेल बोन का मैं एक फोटो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी लास्ट वाली बोन होती है ना, लास्ट वाली बोन होती है ना ह्यूमन बॉडी में, उसे हम कहते हैं टेल बोन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में इन द सेंस हमारी जो वर्टिब्रा होती है उसके अंदर जो लास्ट बोन होती है सबसे नीचे वाली, उसे हम टेल बोन कहते हैं, जिसे हम कॉकिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज विजडम टीथ, अभी मैंने बताया था। एंड बॉडी हेयर्स, बॉडी हेयर्स देखिए क्या है, पहले इंसानों के भर भर के बाल आते थे, ठीक है। आजकल अभी भी बाल आते हैं लेकिन कम आते हैं, उससे कंपैरेटिवली तो बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि तब जो है हमारे पास कपड़े ही नहीं हुआ करते थे, तो हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए बॉडी हेयर्स हुआ करते थे। अब क्या है, कपड़े हैं तो बॉडी हेयर्स की जरूरत ही नहीं, ठीक है, इसलिए कम हो गए आने, समझ में आ गया। सो इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ओके। और भी कई है, जैसे फिश के अंदर भी पेल्विस और फेमर, ये दोनों वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात, बड़ी आसान चीज है। नाउ अब आपको ये बड़ा सा कुछ तो दिख रहा होगा इसके अंदर, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लो, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने। देखिए, फाइंड आउट हाउ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन सर्टेन एनिमल्स आर फंक्शनल इन अदर्स, ठीक है। मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन्स अगर ह्यूमंस की बात करें तो पहली बात तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का मतलब होता है थर्ड आईलिड, ठीक है। थर्ड आईलिड का क्या मतलब होता है भाई? थर्ड आईलिड का मतलब होता है कि हमारी जो आईलिड होती है ना, आई के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, आप देखिए आईलिड का मुझे पता नहीं आपको मतलब समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको जरूर इसके बारे में समझ में आ जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हमारी आंखों की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ओके। नाउ इन एनिमल्स लाइक फ्रॉग, पिजन एटसेट्रा, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आई। However, it is vestigial in man due to the change in habitat and physiology of the eye. तो क्या है, फ्रॉग्स और पिजन्स में हम देख सकते हैं कि जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है आईज में, जबकि जो मैन है उसे जरूरत नहीं पड़ती इसकी, ठीक है, इसलिए उसके अंदर नहीं दिखता। देखिए, सीकम एंड वर्मीफोम अपेंडिक्स, सीकम एंड वर्मीफोम अपेंडिक्स, तो आपको पता होगा जो सीकम है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में आता है, ओके। और अपेंडिक्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इन हर्बीवोर्स, मतलब जो घास फूस खाते हैं, इट इज यूज्ड टू डाइजेस्ट सेलुलोज। हाउएवर इट इज वेस्टिजियल इन मैन बिकॉज सेलुलोज ऑफ प्लांट फूड इज सिंप्लीफाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। हम जो है खाना पका के अपना खाते हैं, इसलिए कुछ नहीं, सो दस देयर इज नो नीड टू डाइजेस्ट सेलुलोज। नेक्स्ट इज ऑरिक्यूलर मसल्स। Auricular muscles means the muscles of the in ear pinna, ठीक है, वही चीज है। These are functional in animals like rabbit, cow, horse, elephant, इनके अंदर ये अभी भी काम करती है। Animals use these muscles to move their pinna in the direction of the source of sound. However, in man it is vestigial and thus immovable. अब वो हिलती नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन अदर एनिमल्स। अब कुछ और एनिमल्स में भी अगर हम देखें तो देखिए, द विंग्स ऑफ ऑस्ट्रिच एंड कीवी, ठीक है। तो देखिए ये चारों ही एनिमल्स मैंने दे दिए इंस्टेड ऑफ बोथ, ठीक है। तो ये है हमारा ऑस्ट्रिच, इसे हम कहते हैं रिया, इसे हम कहते हैं कैसोवरी और इसे हम कहते हैं कीवी, ठीक है। तो ये चार मैंने बर्ड्स दिए हैं। अब देखिए क्या है, ऑस्ट्रिच एंड कीवी आर फ्लाइटलेस बर्ड्स।
ये जो है उड़ते ही नहीं, ठीक है। कौन? ऑस्ट्रिच और कीवी। साथ ही साथ जो रिया है, जो कैसोवेरी है, ये भी उड़ते नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है, देयर विंग्स आर वेस्टिजियल, उनके जो विंग्स है ना वो काम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो उड़ते ही नहीं है, तो उनके विंग्स अब वीक हो चुके, अब नहीं काम करते हैं। और देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स, अगर प्लांट्स की बात करें तो स्केल लाइक लीव्स ऑफ इंडियन पाइप प्लांट लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड बिकम हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे फोटो तो नहीं देके रखे, आप इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। लेकिन जो इंडियन पाइप प्लांट है ना, उसकी लीव्स में स्केल्स होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है क्लोरोफिल ही नहीं है, और उस क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो हेटेरोट्रॉफिक बन चुका है न, अभी वो खुद का खाना नहीं बना सकता, वो दूसरों के खाने पर जिंदा होता है। Thus, such leaves, which were otherwise used to prepare food in plants by photosynthesis, have become vestigial. अब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता क्योंकि क्लोरोफिल नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। कल हम और भी एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मेरा एक दूसरा चैनल है एजुकेटेड एजुकेशन, उसे सब्सक्राइब कर लेना यारो। आज ही मैं लाइव आया था शाम को, ठीक है, और हर सैटरडे को 5 बजे आता हूँ मैं। आज संडे था क्योंकि कल का लाइव सेशन हो नहीं पाया था, ओके। सो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछना। एनटीएससी के लिए नोट्स चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो मुझे ईमेल कर देना। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर। अगर आपको फॉलो करना है इंस्टा पे तो यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी है। सो प्लीज लाइक करो दोस्तों, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब तो कर देना यार, सब्सक्राइब तो कर दो, ठीक है। सो लाइक, थम्स अप दिखाओ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी ये नॉलेज मिलने दो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू सो मच, एंड आई एम संकेत मनियार एट द स्टडी शैक। बाय बाय।